बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पुरानी रविश थी और वो रविश ये थी कि हम लोगों ने जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बिठा लें, कमीशन बिठा लें, इंक्वायरीज करवा लें, रिपोर्ट जब आएगी तो वो आवाम के सामने पेश नहीं करनी। इसलिए क्योंकि आवाम को आगाह करना तो हमारी प्रायोरिटी रही नहीं। लेकिन लगता है कि ये रविश तब्दील हो रही है और ये रविश पॉजिटिवली तब्दील हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो रिपोर्ट्स जब वो मंजर आम पर लेकर आए, एक आटे के हवाले से, आटा बहरान, और चीनी की कीमतों के हवाले से, तो उसके बाद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स की रिपोर्ट्स मंजर आम पर आने की एटलीस्ट एक कदम आगे बढ़ा। इस एक कदम को आगे बढ़ाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और आज 3 JIT रिपोर्ट्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिक कर दिया है। इन JIT रिपोर्ट्स के हवाले से अली जैदी साहब इससे पहले अदालत में गए थे, सिंध हाई कोर्ट में गए। सिंध हाई कोर्ट के अंदर एंड ऑफ जनवरी दिस ईयर फैसला ये आया कि अवाम को इन तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया जाए और कानून शहादत ये हक देता है अवाम को कि वो तमाम हक़ाइक़ जान सकें। इसके अलावा ये जो प्ली फाइल की गई थी, इसके अंदर 2 रुकनी बेंच था सिंध हाई कोर्ट का। इन 2 रुकनी बेंच ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर दिया और अब आज ये रिपोर्ट सामने आ गई है। जुम्मे के दिन मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ से वादा किया गया था कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी रिपोर्ट्स, और तीनों रिपोर्ट्स अपलोड कर दी जाएंगी। ज़रा वो वादा सुनिएगा, उस वादे के बाद फिर बात करते हैं। मैं आज सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये ऐलान करना चाहूँगा कि तीनों JITs सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है, तीनों JITs। और पीर की रोज़ इंशाल्लाह होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इन तमाम JITs की कॉपीज़ को अपलोड कर दिया जाएगा ताकि जो शख्स कागज़ को देखना चाहे वो देख ले, मुताला करे। तो वादा तो आपने सुना। इसके बाद फिर इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली जा रही थी। सुबह से इंतजार था कि रिपोर्ट्स क्या आएंगी भी या नहीं आएंगी मंजर आम पर। अली जैदी साहब ने भी एक तंजिया किस्म का ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम तो फिर भी अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार ख़त्म हुआ अभी से 2 घंटे 1.5 घंटा पहले करीब। और जैसे ही तीनों रिपोर्ट्स अपलोड हुई, वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया। इसलिए यकीनन इसलिए कि बहुत सारे लोग उसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे होंगे या उस साइट को विजिट कर रहे होंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई होगी, तो यकीनन उसकी वजह से ये वेबसाइट डाउन हो गई। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं, ये 3 रिपोर्ट्स हैं। निसार मोराई फिशरीज़ के सरबरा आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े करीबी जाने जाते हैं। उज़ैर बलोच, वो शख्स जिसने सैकड़ों पाकिस्तानियों का कत्ल किया, लियारी के अंदर एक गैंग, एक माफिया की सूरत के अंदर सामने था। फिर तीसरी रिपोर्ट है उस अलमनाक सानहे के हवाले से जो कि बल्दिया फैक्ट्री के अंदर पेश आया। कई जाने तकरीबन 260 पीपल, 260 लोगों की जानें ख़त्म हो गई, जल गए, वो गोश्त की तरह गल गए। अनफॉर्चुनेटली वो वाक़यात और वो तमाम सूरत हाल, वो उसके आफ्टर मैथ्स और वो डेड बॉडीज़ मैंने अपनी आंखों से सामने देखी हुई हैं। वो मंजर कभी भूलता नहीं है। तीनों JIT रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं। इन JIT रिपोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट के बारे में बात करें तो बड़ा साफ बहुत सारे कत्ल उज़ैर बलोच ने उनका एतराफ़ किया है। 198 कत्ल का एतराफ़ किया। इसके अलावा ईरान के हवाले से फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाने की बात भी सामने आई है कि उज़ैर बलोच की एक आंटी जो थी उसकी दोहरी शहरियत थी ईरान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। कमसनी के अंदर उनका एक बच्चा, उसकी वफ़ात हो गई थी, उनके एक बेटे की, और उसकी बुनियाद के ऊपर एक बर्थ सर्टिफिकेट फोर्ज कराया गया उज़ैर बलोच के नाम पर, उस बेटे को नज़र में रखते हुए। और फिर उसके हवाले से ट्रैवलिंग शुरू हुई और उज़ैर बलोच कराची के अंदर, लियारी के अंदर एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाने लगा जो कि दहशत की अलामत थी। यह दहशत की अलामत तो गिरफ्तार हो गई, लेकिन असल हक़ाइक़ क्या थे वो आज हमारे सामने आए। ये रिपोर्ट स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम रिपोर्ट्स को और तज्ज़िया करते रहेंगे तो फिर आपके सामने और भी हक़ाइक़ सामने रखते जाएंगे। हमारे साथ जो आज मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करवाऊँ। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप एनालिस्ट भी हैं और जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया। PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक वेल नोन एनालिस्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया PJ साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ज़ैगम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी लिखाई भी आप पढ़ते रहते होंगे मुख्तलिफ अखबारों के अंदर, और साथ ही
एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया जैगम साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा मैंने दो बातें आपके सामने और भी रखनी है। एक तो सीपेक तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात बारहा कही गई कि आपकी हुकूमत में आके सीपेक सुस्रवी का शिकार हो गया, लेकिन जैसे ही जनरल आसिम सलीम बाजवा ने चार्ज संभाला, हम लोगों ने सीपेक के अंदर भी नई जान पड़ती हुई देखी। और आज भी एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट के हवाले से सिग्नेचर किए इमरान खान साहब ने। इससे पहले बहुत सारी औकात के ऊपर हम सीपेक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और साथ ही साथ वजीर आजम ने भी सीपेक की जो स्पीड है, जिस तरीके से वो आगे चल रहा है, उसके ऊपर भी तारीफ की। उसके हवाले से भी बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम आलम साहब, एक हीरो, पाकिस्तान के हीरो, और एक ऐसी शख्सियत जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के पन्नों के अंदर हमेशा सुनहरी हरूफ में याद की जाएगी। उनके हवाले से भी आखिर में एक बात जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कामरान, सबसे पहले आपसे ही सवाल करूंगी। जी कामरान, आज तीनों की तीनों रिपोर्ट्स जेआईटी की, जिसके बारे में अली जैदी साहब कहा करते थे कि करें, पब्लिक करें, वो तीनों रिपोर्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक कर दी है। अब इन रिपोर्ट्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहेगी? बिकॉज वो तो कहते थे कि ये पब्लिक ही नहीं करना चाहते हैं रिपोर्ट्स को। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ तो अब देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ आता है। लेकिन जब गुज़श्ता जुमे के रोज मुर्तज़ा वहाब और दूसरे जो पीपल्स पार्टी के लीडर ने ये ऐलान किया कि वो इन तीनों जेआईटी रिपोर्ट्स को पब्लिक करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शायद ये रिपोर्ट जाली होगी, या उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कुछ गड़बड़ करके उसको अपलोड करेंगे। तो जाहिर है कि रिपोर्ट आज कुछ देर पहले उन्होंने अपलोड की है, और काफी तफसील है इन रिपोर्ट्स के अंदर। तो जाहिर है पढ़ने में इनको टाइम लगेगा। तो कम से कम एक जो ऐलान पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने किया था कि वो इन रिपोर्ट्स को पब्लिक करेंगे, और आज उन्होंने पब्लिक कर दी है, तो ये किसी हद तक तो खुशाइन बात है। क्योंकि हमारे यहाँ जब इस तरह की जेआईटीज बनती हैं, कमीशंस बनती हैं, रिपोर्ट्स मंजर आम पर नहीं आती। क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो अवाम को इन तमाम चीजों का पता होना चाहिए। तो अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ जो रिपोर्ट अब अपलोड की गई हैं उनको मनोअन तस्लीम करते हैं, या फिर वो ये कहेंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ रद्द-बदल की गई है। राइट। अच्छा कमरान, इसके अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है इस रिपोर्ट के अंदर। एक ये कि उज़ैर बलोच की एक आंटी थी, उनके पास दोहरी शहरियत थी, ईरान की भी और पाकिस्तान की भी। उनके एक बेटे की कम सनी के अंदर, कम उम्री के अंदर वफात हो गई, और फिर उज़ैर बलोच के जाली बर्थ सर्टिफिकेट ईरान का बनवाया गया, क्योंकि वहाँ तस्वीर उस टाइम पर रिक्वायर्ड नहीं होती थी। इसीलिए उज़ैर बलोच के बर्थ सर्टिफिकेट को फोर्ज किया गया, और वो उसी को इस्तेमाल करके ईरान का जो पासपोर्ट पकड़ा गया था उस पर भी ट्रैवल करता रहा। ये तो एक बहुत ज़्यादा सीरियस बात है, ना सिर्फ उज़ैर बलोच के लिए, बल्कि जितने भी टेररिज्म का मामला बलूचिस्तान में हो रहा है, इस हवाले से कि ईरान का उस ज़माने का पासपोर्ट इस्तेमाल, या उस ज़माने में बर्थ सर्टिफिकेट पे तस्वीर की ज़रूरत नहीं होती थी, वो फोर्ज किया जा सकता था। ऐसे में दहशतगर्दी के अंदर ये इंकशाफात आपकी नज़र में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कितने कारआमद साबित होंगे? देखिए, इनका एक तो पकड़ा जाना इटसेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी थी, ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज की। और किस तरीके से आपने देखा कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि 9/11 के बाद दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हुए, लेकिन कराची की अगर बात करें तो कराची में दहशतगर्दी के वाकयात को अगर आप देखें तो बड़ा पेचीदा मौका है। वहां पर शायद कुछ जो ऐसी बात करके उनको दहशत रंग दिया गया, फिर इसके साथ साथ जो कुछ सियासी अनासर हैं उनके मुलविस होने का भी इसमें बताया गया। जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे यहाँ जेआईटीज बनती हैं, कमीशंस बनते हैं, और बड़े बड़े इंकिशाफात जरूर होते हैं, लेकिन ये जो केसेस हैं ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। क्योंकि इनके खिलाफ, ज़ैर बलोच के खिलाफ मेरे ख्याल में दर्जनों केसेस हैं, दहशतगर्दी के उसमें वाकयात हैं, भत्ताखोरी के वाकयात हैं, और बहुत ज्यादा घिनौने जो जुर्म इर्तिकाब इन्होंने या इनके ग्रोह ने किए, इनके खिलाफ इल्जामात लगे हैं। लेकिन वो केसेस मुझे अभी तक नहीं लगता कि कहीं कंक्लूड होते नजर आ रहे हैं। इनको शायद मिलिट्री कोर्ट की तरफ से एक जो जासूसी के इल्जाम में जरूर इनको सजा हुई,
लेकिन उसके अभी तक उनका कोई कंक्लूजन नहीं हुआ। तो मैं तो इंटरेस्टेड हूं कि हमारे यहाँ इस तरह के जो केसेस हैं, जो लगता बज़ाहिर यही है कि ब्लैक एंड व्हाइट एंड ओपन एंड शट केसेस हैं, तो इनको फिर अदालत के जरिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। लेकिन अगर आप सिर्फ जेआईटी खेलते रहेंगे और इन लोगों के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई नहीं होगी, इनको अदालतों से सजा नहीं होगी, तो शायद ये फिर इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं होते फिर सारे मामले में। राइट। अच्छा पीजे मीर साहब, उज़ैर बलोच की जेआईटी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि यहाँ से पैसा दुबई भेजा जाता रहा। उज़ैर बलोच की जेआईटी रिपोर्ट के अंदर ये भी चीज़ सामने आई है कि जी 198 लोगों का कत्ल उस शख्स ने किया। इतने अरसे तक ये चलता रहा, कैसे और क्यों पीजे मीर साहब? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। क्यों? बिकॉज देयर आर हिडन फोर्सेस बिहाइंड इट। आपने वो आबिद बॉक्सर का भी देख लिया था, आपने उसके बाद वो जो क्या थे एसपी कराची में असलम साहब, आपने उनका हाल देख लिया क्या हुआ। ये एक वेब ऑफ आप कह लो कि डिसीट एंड इंट्रीग एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम सबवर्शन जो चल रही है उस एरिया के अंदर। कराची इज अ वेरी वेल्थी एरिया, आप ये मत भूलें। और कराची के जो मैकेनिक्स है दे आर डिफरेंट टू कंपेयर टू लाहौर एंड इस्लामाबाद मैकेनिज्म। सो वहाँ एक देयर इज एन एग्जिस्टेंट माफिया व्हिच इज प्रिवेलेंट देयर। और 198 कत्ल, आप एक कत्ल करें तो 1 मिनट पुलिस पकड़ लेती है। हाउ कम दिस गाय हु इज आल्सो एडमिटेड कि भाई मैंने 198 किए, ये क्यों है? सो इसलिए मैं कहता हूं या तो इसकी दो एक और भी एक एंगल आ जाता है कि या तो हमारी जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं ये प्रोबेबली दे आर इन्वेस्टिगेटिंग मोर, मे बी दे आर गेटिंग मोर एविडेंस आउट ऑफ इट। ये ना हो कि जिस तरह आप क्या करते हैं कि नैब के आगे आप एविडेंस आपके पास इतना होता नहीं है, आप पॉलिटिकल लीडरशिप को बंद कर देते हैं, साल के बाद आप उनको खोल देते हैं, फिर उनकी बेल होती है, फिर वो बाहर हो जाते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं। आई मीन दिस इज लाइक अ म्यूजिकल चेयर। सो आई थिंक या तो ये एक छोटा एंगल भी हो सकता है, या दूसरा जो एंगल है, आई एम वेरी फर्म ऑन इट कि देयर इज समबडी who's calling the shots, who's calling the strings for Uzair Baloch not to be आप कह लो कि गिविंग आउट स्टेटमेंट्स। मुझे तो डर है कि उज़ैर बलोच माइट बी असैसिनेटेड द मोमेंट ही कम्स आउट। हाउ डू यू नो एक स्नाइपर आके उसको उड़ाना दे? हाउ डू यू नो? सो बेसिकली उज़ैर बलोच एंड द अदर इंक्वायरीज इन निसार मुराई की, मुझे बड़े खुद कराची में लोगों ने बताया, इसके दोस्तों ने बताया कि इसने कैसे कैसे काम किए हुए, एंड ही इज वन ऑफ दोज कि जिसकी डर से सिंगापुर लोग भागे हुए। मेरे पास इस वक्त एक आदमी सिंगापुर में बैठा हुआ है हु इज विलिंग टू गिव ऑल द स्टेटमेंट्स। ये आप अपने प्रोग्राम में बात कर लें कि आप कि ये सिंगापुर में बंदा बैठा हुआ है, इस निसार मुराई ने उसके लिए क्या उसके साथ क्या करके उसकी फैमिली को वहां भेजा हुआ है। सो बेसिकली ये बड़े ये एक बड़ा इंट्रीगिंग एक ये फैक्टर है जिसके अंदर जब तक आप इनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, there are every chances that these people might be exterminated. Right, ठीक है। चलिए मैं ज़ैकम साहब की तरफ चलती हूँ। ज़ैकम साहब, उज़ैर बलोच वाली रिपोर्ट यकीनन आपने पढ़ी होगी। हैरत की बात यह है कि एक शख्स इतने सारे SHOs, कई जो दर्जनों SHOs हैं वो तब्दील करवाता रहा, अपनी मर्जी के पुलिस वाले रखवाता रहा, कत्ल करवाता रहा, एक अजीब वहशत का माहौल लियारी के अंदर बना रहा। आपकी नज़र में आज जो JIT रिपोर्ट पब्लिक हुई है, इसकी फाइंडिंग्स से आप किस हद तक मुतमईन हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, इसकी रिकमेंडेशंस पे कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, बहुत ही अहम ये रिपोर्ट है। अगर जिसमें इस तरह से सरप्राइजेस नहीं हैं कि ये बातें हमें आप सोर्सेज के थ्रू जो है वो मीडिया में आती रही हैं और हमें मालूम होती रही हैं, और बहुत सी बातें जो हम पहले से सुन रहे थे वो बातें इस रिपोर्ट में आके कंफर्म हुई हैं। लेकिन क्योंकि अब ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसमें देखें तो आपको 3 तरह के एलिमेंट्स नज़र आते हैं जिनसे आपके सवाल की भी वजाहत हो जाती है। पहली तो बात ये है कि उसकी उज़ैर बलोच एज ए गैंगस्टर, उसका बैकग्राउंड जो है वो एक गैंगस्टर का है, उसकी फैमिली में भी एक गैंगस्टर एलिमेंट है। अगर उसके बाप की हिस्ट्री आप देखें, उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट देखें, उसकी भत्ताखोरी देखें, वो जिस तरह से असला रखता है, जिस तरह लोगों को कत्ल कराता है। अब इसके ऊपर 2 और एलिमेंट्स हैं जो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं और जो बहुत ही अहम है।
दूसरी बात यह है कि इस पर वो बिल्ड करता है पॉलिटिकल वायलेंस का एलिमेंट, यानी सियासी तशद्दुद का एलिमेंट। जो पीपल्स अमन कमेटी है वो, जिसका वो एक अहम तरीन फर्द था, और उससे मुतल्लिक जिसको हम उर्फ आम में लियारी गैंग वार कहते हैं, यानी एक ऐसा गिरोह क्रिमिनल्स का जो लिसानी फसादात करता है, लिसानी वजूहात पे लोगों को कत्ल करता है, और अपने ही इलाके के लोगों को जो उससे इख्तलाफ करते हैं उनको भी कत्ल करता है। और इल्जाम ये था उस वक्त, और ये वो चीज है जो इस रिपोर्ट में मिसिंग है। इस तमाम अरसे में हम ये सुनते रहे कि उस वक्त के वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा का हाथ था पीपल्स अमन कमेटी को बनाने में, और जिसके नतीजे में लियारी गैंग वार हुई। और पीपल्स अमन कमेटी से जो ताल्लुक है वो तो जुल्फकार मिर्जा बरसरेआम तस्लीम करते रहे। तो ये एक चीज है जो आपको वाज़ेह तौर पर मिसिंग नजर आती है कि ये लिंक उस रिपोर्ट में आपको कहीं नजर नहीं आया। तीसरी चीज दूसरी चीज से भी ज्यादा खतरनाक है, वो ये है कि यही गैंगस्टर जो जराइम भी कर रहा है, सियासी वायलेंस पे भी मुलम्मस है, वो बैनुल अक़वामी तौर पर हमसाया मुल्क की जो सीक्रेट सर्विस है उसका भी आला-ए-कार बन जाता है, और गैर मुल्क में जाकर जिसका पासपोर्ट भी वो पकड़ लेता है, पासपोर्ट को रिन्यू भी करा लेता है। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि इस वक्त भी उसके बहुत सारे साथी जिनकी लिस्ट भी दी हुई है वो मुल्क से बाहर छुपे हुए हैं, बिलखुसूस ईरान में। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि खुद उज़ैर बलोच वहां जाकर इंटेलिजेंस सर्विस से भी मिला, और वहां की ईरानियन इंटेलिजेंस सर्विस को हसास मालूमात भी थी। तो ये नतीजा है इस बात का कि जब आपके पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, जब आप जिसको कहते हैं ना निप द इविल इन द बड, के शुरू से उसको ना रोकें, जराइम को जराइम की सतह पे ना रोकें, मुजरिम की बेकनी ना करें, तो कैसे फैलता फैलता ये नासूर कितना बड़ा हो जाता है। और फिर हमें इसे उस कॉन्टेक्स्ट में भी रखना होगा कि उज़ैर बलोच या पीपल्स अमन कमेटी अकेली नहीं थी। ये वही दौर है जब MQM ने भी एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ था, और यही दौर है जब एक तीसरा एथनिक ग्रुप और तीसरी पार्टी उसने भी अपना एक मुसल्ला जत्था कराची में बनाया हुआ। सही। चलिए मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी और इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और सीपेक की बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम 3 JITs की बात कर रहे थे जो मंजर आम पर आ गई। अब जरा सीपेक के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो सबसे ज्यादा PMLN की जमात की तरफ से जो आवाज उठाई जाने लगी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीपेक को इग्नोर कर रही है और कंट्रोवर्शियल बना रही है, और कंट्रोवर्सीज कुछ बीच में डेवलप होना शुरू भी हो गई। लेकिन जनरल आसिम सलीम बाजवा को सीपेक का सरबराह बनाया गया, और सीपेक का सरबराह बनाने के बाद अब मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो तनाज़े थे या जो इश्यूज क्रिएट हो गए थे वो इश्यूज भी हम लोगों को नजर नहीं आते, बल्कि आए दिन कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ होता है, और आज भी हुआ। आज के प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले वजीर आजम इमरान खान ने भी सीपेक की कारकर्दगी और सीपेक की स्पीड के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया था। याद रखिए, ओवर द वीकेंड की बात है। अब जरा बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट की। 700 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट जो है ये हाइडल प्रोजेक्ट है, और इससे पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी फ्यूल पर है वो खत्म होते हुए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आएगी या सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ आएगी। यह हाइडल प्रोजेक्ट पाकिस्तान के जो इंपोर्ट बिल जो बेसिकली पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर इन्हिसार करता है उसको भी कम करने में मदद देगा, और इसी तरीके से मामलात आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इस पर भी बात करूंगी। सबसे पहले कामरान मैं आपकी तरफ आऊंगी। वी नीड टू टॉक अबाउट द सीपेक अथॉरिटी एज वेल, जिसके हवाले से वजीर आजम साहब ने आज से 1-2 दिन पहले बड़ा इत्मीनान का इजहार किया, और ये कहा कि सीपेक अथॉरिटी और सीपेक के मंसूबे जो हैं बड़े आराम से और बड़े अपनी स्पीड के ऊपर उनकी पेशरफ चल रही है। आज भी एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट के जो साइन किया गया वजीर आजम साहब की तरफ से। कामरान, डू यू थिंक के जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, जिनको सीपेक अथॉरिटी का चेयरमैन लगाया गया है, और उनसे पहले सीपेक की स्पीड के ऊपर सवालात उठने लग गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद इसकी स्पीड सुस्त रवि का शिकार हो गई है। डू यू थिंक जनरल आसिम सलीम बाजवा के आने के बाद ये स्पीड वापस पटरी पर आ गई है या नहीं?
मेरे ख्याल में बाज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो 100 रवि का पहले जो सी पैक के प्रोजेक्ट शिकार थे, अब थोड़ा सा उसमें हमें कुछ तेजी दिखने में मिलती है, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उनको, एक तो आपको पता है कि इमरान खान साहब का जिस तरह उन्होंने PMLN के ऊपर इल्जामात लगाए कि तमाम जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं किकबैक्स और करप्शन शायद इन्वॉल्व है। तो सी पैक को भी इमरान खान साहब मशकूक नजरों से देखते थे। उनका ख्याल था कि शायद इसके अंदर भी घपले मौजूद हैं, शायद इसके अंदर भी PMLN ने पैसा बनाया। और आपको पता होगा कि एक दो वज़रा ने तो इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया को कुछ इंटरव्यूज दिए, जिसके बाद जो चीन की क़यादत है वो काफी पाकिस्तान से नाराज हुई, उनका, क्योंकि उन्होंने रेज किए क्वेश्चंस के ये शायद सी पैक के मामलात उतने शफाफ नहीं हैं। तो कम से कम पहला साल 1.5 साल हमने देखा कि सी पैक बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार था, और जो चाइनीज डिप्लोमेट्स थे वो गैर सरकारी तौर पे इनफॉर्मल मीटिंग्स पे, मेरी भी बहुत से लोगों से बात हुई, थोड़े से नाराज थे। उनको लगता था कि शायद मौजूदा हुकूमत उतनी इंथुजियास्टिक नहीं है, शायद ये अमेरिका को खुश करने के लिए थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनको रियलाइजेशन है, क्योंकि मौजूदा हालात में और रीजनल जो स्ट्रेटेजिक पूरी रीअलाइनमेंट हो रही है उसमें चीन ही आपका वाहिद काबिल एतबार स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़ाहिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, इरेगुलरिटीज हो भी सकती हैं, मामलात हो सकते हैं, लेकिन उनको बैठ के हल किया जा सकता है। पब्लिकली आप ये कहना कि आप अगर उन पर सवालिया निशान उठाएंगे तो यकीनन जो आपके बैरूनी दुश्मन है जो सी पैक के हक में नहीं है वो उसको अपने हक में इस्तेमाल करेंगे। तो कम से कम सी पैक अथॉरिटी बनने के बाद, आसिम सलीम बाजवा के आने के बाद, क्योंकि ये सदर्न कमांड को भी उन्होंने कमांड किया, बलूचिस्तान को और सारे मामले को, सिक्योरिटी मामलात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब जैसे आज भी आपने जिक्र किया कि एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होने जा रहा है, तो इससे लगता है कि गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ है कि सी पैक जो है वो पाकिस्तान की मैशत के लिए इंपॉर्टेंट है, पाक चीन दोस्ती के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है इस खित्ते में उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इनको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। राइट। अच्छा पीजे साहब, अब जरा सीपैक के टॉपिक की तरफ आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कामरान ये कह रहे थे कि अगर अंदरूनी तौर पर गड़बड़ होगी तो बैरूनी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं जिनको सीपैक खटकता है वो उस डिवीजन का फायदा उठाएंगे। पीजे मीर साहब, सीपैक के ऊपर आजकल नजरें भारत ने भी तानी हुई हैं, चीन के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर पे भी नजर ताने हुए हैं, वहाँ चीन की बारी में लद्दाख पे भी नजर बांधे हुए हैं। आपकी नजर में अगर हमारे यहाँ जिस तरीके से अब सीपैक को एकदम से दोबारा से बहुत सीरियसली लिया जाने लगा है, अगर मामला इस तरह ना चलता तो क्या भारत अपने अज़ाइम में किसी तरीके से भी कामयाब हो सकता था? अगर भारत में अकल होती, पर्टिकुलरली इस पॉलिटिकल पार्टी में, ये जो RSS है, अगर इसमें कोई अकल होती एंड दे वर नॉट रियली वर्किंग लाइक डोंकीज, तो मैं समझता हूं कि इंडिया भी इसका फायदा उठा सकता था और उठा सकता है। अब बात आती है कि ये खुद बड़े मैं कहता हूं कि एक बड़े फ्रेजाइल फुटहोल्ड पे बैठे हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, डाइवर्जन्स कर रहे हैं। लद्दाख में इन्होंने डाइवर्जन किए, और भाई तुम्हें क्या तकलीफ है वहां जाके? आई मीन इट इज अ नॉन एग्जिस्ट, आप वहां यू कांट रियली एग्जिस्ट और लिव इन दैट एरिया। वो जिस तरह है उसको रहने दो, लेट द टाइम्स एंड a changing world decide what's going to happen। लेकिन उन्होंने वहां भी किया, फिर उसके बाद वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी प्रोवोकेशन कर देते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कराची में क्या किया इन्होंने, अब कराची में जो करके स्टॉक एक्सचेंज के बाद फिर आप देखेंगे ट्रेन के साथ क्या किया। ये इनकी सबवर्सिव एक्टिविटीज है यार। ये ऑल ऑफ अ सडन ये पाकिस्तान में ही इस तरह ये काम शुरू हो जाता है। हमने तो कोई बात नहीं की है, लेकिन हमने तो एक एनालिसिस दिया है कि ये आप क्या कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर एक कबूतर मर जाता है, वो कहते हैं जी पाकिस्तानी कबूतर आ गए। तो दिस इज देयर मेंटालिटी। वो बेचारे क्या कर रहे हैं, ये RSS, ये थक गए हैं या हार गए हैं। और इनके साथ एक इंडिजिनस मूवमेंट भी है इंडिया के अंदर, which is a variety of people. So they are basically playing on a very weak wicket. Rather, CPEC को देखो, आप एक लैंड रूट को तकड़ा कर रहे हो, कॉस्ट आपको उसका कम आ रहा है, 700-800 800 माइल्स आप उसमें से बचा रहे हो, तो यार आप उसके अंदर आप आओ, मिलके काम करो। नो, they just don't have that acumen to really think as nationalists or internationalists। ये बड़ी इनकी सोच म्योपिक है। ये बिल्कुल वो आपने देख ही लिया है, एथनिक क्लेंजिंग पे आगे हुए हैं। ये कर क्या रहे हैं आपने देखो, वो whether it is a Muslim or a Hindu or anybody, look at what the government is doing।
अपने सिटीजन्स को ही प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये माइंडसेट जब चेंज नहीं होगा, आप हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा देखोगे एक वॉलेटाइल और एक बड़ी एक प्रोवोकेटिव किस्म का एक एक्शन नजर आता है। राइट पीजे साहब, अच्छा अब जैकम साहब, ये हमारे हमसाये को, भारत को तो सीपेक खटकता रहता ही है, हमेशा से ही खटकता रहा, और इसीलिए शायद वो कभी चाइना, कभी पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर वाली साइड पर टकरे मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान को क्या डाइवर्ट या किसी तरीके से अपनी अटेंशन को खो देना चाहिए, या हमें सीपेक का काम और ज्यादा तेजी से करना चाहिए ताकि फौरी तौर पर उसके समरात हमारे सामने आ सके? बिल्कुल, हमें इस पर बिल्कुल पीछे देखने की जरूरत नहीं है। सीपेक एक बहुत अहम मरहले से गुजर चुका है। वो मरहला है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग का। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 हिस्से बड़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का बहुत शानदार बन चुका है। हमारा बिजली का जो मुस्तकिल मसला होता था, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं मिलती थी, हमारे पास इस वक्त पहले ही बिजली सरप्लस में है। अब हमें अगले लेवल पर जाना है जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आकर चीन सनतकारी करे। चीन की इंडस्ट्री जो इस वक्त चीन में वाइबल नहीं है, वो पाकिस्तान में वो लेकर आए। ये काम हमें बहुत तेजी से करना है और वो हालात पैदा करने, क्योंकि चीन के पास दूसरे भी ऑप्शंस मौजूद हैं। बहुत से मुल्क ये चाहते हैं कि चीन वहां सरमायाकारी लेकर जाए, तो दोस्ती के बावजूद दोस्ती काफी नहीं होती। हमें वो साजगार माहौल बनाकर वो हालात बनाने हैं जिसमें चीन के ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए। जहां तक भारत की बात है, भारत तो देखिए इस सीपेक का वैसे ही बहुत मुखालिफ है। मुख्तलिफ तरह की अलाइनमेंट पे वो जाने की कोशिश कर रहा है। वो तो सीपेक को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप 2 चीजें देखिए, 2 खबरें जो आज ही आपको नजर आई। एक तो भारतीय मीडिया में ये खबर आई कि चीन ने जो अपना ग्लोब बनाया है, यानी वर्ल्ड मैप जो ग्लोब की शक्ल में, उसने कश्मीर को उसने भारत से अलग दिखाया है। और बड़ी वाज़ेह बात है, भारत को इस बात की समझ आए या ना आए, चीन और पाकिस्तान अपने तौर पर मसला कश्मीर हल कर चुके हैं। कश्मीर वाले बॉर्डर पर जो चीन के साथ भी पाकिस्तान शेयर करता है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हम ये अयूब खान के दौर में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वजीर खारजा थे, हम ये मुआहिदा करके इस मसले को हल कर चुके हैं। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा कि ईरान से ये खबर आई है कि ईरान चीन के साथ 25 साल का एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करने जा रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ईरान पर भारतीय असर रसूख बढ़ रहा था। अगर ईरान और चीन की कुर्बत बढ़ती है, उससे भी इस खित्ते में तिजारत बढ़ेगी और सीपेक को फरोग मिलेगा। तो इन हालात में जब हमें इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं होगी, कोरोना की वजह से माशी असरात पड़े हैं पूरी दुनिया पर, तो सीपेक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है अगले 3 से 5 साल में ग्रोथ का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। राइट, जैगम खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ और पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अल्टीमेटली हम लोगों को ये बात ज़रूर जहन में रखनी है कि सीपेक हो या मुआशी इस्तेहकाम हो, सोशल फैब्रिक को सही करना हो या इस परचम के साए तले एक होना हो, ये तमाम की तमाम चीज़ों की तरफ हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपना ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब दुश्मन वार करता है तो वो कोई घर का भेदी ढूंढता है, और घर का भेदी लंका ढाता है, वो घर का भेदी दुश्मन को नहीं मिलना चाहिए। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।